आपने बात तो कर दी खालदा ज़िया के लख्ते जिगर की, जनाब तारुक रहमान की, कि कहते हैं बड़ी उन्होंने तंगदस्ती और ना जाने क्या-क्या सितम ज़रीफ़ी उनके साथ हुई, सितम ज़ुल्म-ओ-सितम बर्दाश्त करने के बाद वो वापस आए। और मैं एक कॉलम पढ़ रहा था, तो कहते हैं कि उन्होंने आके ना तो कोई क्लेम किया भारत को, ना उन्होंने जो हसीना गांधी का नाम लिया, सीना वाजिद का। तो उसने ये क्या कहा कि मैं दोनों को पैगाम दिया, पाकिस्तान को और इंडिया को, और कहते हैं कि बड़े वो मंजे हुए सियासतदान और बड़े मोतबर हैं और उन्होंने बड़े तरीके के साथ जो है वो चले इस बारी को खेले। अब आपने जो नुक्ता यहाँ पर सर उठाया वो ये है कि आप कहते हैं कि ये कहानी जो नज़र आ रही है इसके पीछे कुछ और चल रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि अब जो तारिक रहमान ने मईशत या जो हुकूमत संभाल ली है, इसको मईशत को बेहतर कर सकेंगे क्या? ये भी किसी के इशारों पर नाचेंगे? क्या कहानी क्या है सर? ये जो जिसे आप कहते हैं ना बांग्लादेश की बुर्जुआजी या जो जो उनके ज़राए पैदावार पर काबिज़ हैं बैंकों के, उन्हीं के इशारों पे नाचेंगे। उन्हीं के इशारों वो बिल्कुल ठंडे से होके आ रहे हैं, बाहर रह रहे थे बिल्कुल। वो बैलेंस चेक करेंगे। वो बुरहान को टाला गया है। बुरहान ये है कि इस वक्त रेवोल्यूशनरी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। अब मैं आपको बात बताऊँ चक्कर क्या है। जी सर। जब उन्होंने इनकलाब कर दिया स्टूडेंट्स ने, जी उन्हें पता लगा साड़ी ताकत ही बड़ी है यार। बिल्कुल। अच्छी ना पुलिस नजर आई है, ना फौज नजर आई है। जब वो हसीना वाजिद नस गई है, तो पहली दफा वर्किंग क्लास को जब एहसास होता है कि मेरी ताकत कितनी है। देखिए, मैं आपको लियोन ट्रॉट्स्की की एक मशहूर कोटेशन सुनाता हूँ। लियोन ट्रॉट्स्की रशियन रेवोल्यूशन का दो बड़े लीडर थे, एक लेनिन और एक लेनिन। वो कहता है हमारे सरों पे दो आसमान होते हैं, एक तो नीला है सबको नजर आता है, एक पीला आसमान होता है। वो साफी बनाते हैं, सरमायादार बनाते हैं, जागीरदार बनाते हैं, हुक्मरान बनाते हैं। कहते येलो वो पीला आसमान है। कहते जब तक मेहनत करने वाले उस पीले आसमान को नीचे से ऊपर देखते रहते हैं, गुलाम रहते हैं। एक दिन से ऊपर से नीचे देखते हैं, उस दिन इनकलाब हो जाता है। इन्होंने स्टूडेंट्स ने उसको ऊपर से नीचे देखा, ठीक है, और पहुंच गए। अब गलती कहाँ की जी? हसीना वाजिद भाग गई जी, पूरी अवाम उनके साथ थी। आर्मी चीफ ने कहा खुदा दा वास्ता जी बस करो, उससे देख एक रेवोल्यूशनरी कौंसल बना दे। उन्होंने कहने जनाब असी अवामी जमहूरीत लैके आ रहे हैं, असी हुण प्राइम मिनिस्टर बन गए तो असी हुण अंदर ही बैठांगे, तो इनकलाब हो जाता। अब नेपाल में जब पार्लीमान साड़न की लोड़ है, उन्होंने मार के जुतियां बाहर कढ़िया, तुसी उन्हें सारे चोरां चक्कियां नूं जेड़े जो आपको लूट रहे थे, जाके कहो कि भाई आज से हम एक अवामी जमहूरियत का ऐलान करें। वो फिर घर टुर गए, वो घर चले गए। तो अब पहले जेड़े लुट मार के थक गए सन वो चले गए, तो लुट मार करने वाले ताज़ा दमदस्ते आ गए। रेवोल्यूशन में यही फर्क होता है, क्योंकि इनके पास एजुकेशन नहीं थी, इन बच्चों के पास। इनकलाब तो कर दिया था। इनकलाब किस चीज़ का नाम होता है? एक जड़ा वो हसीना वाजिद बैड च बैठे है, एक उदा फ्रिज खोल के रोटी खान रहा, इहदी लोड़ नहीं सी। अंदर जाके ज़राए पैदावार पे कब्जा करके कहते टीवी ते चलो इनकलाबी कौंसिल बना दी हमने, और उसके बाद जनाब ये एक वर्कर जमहूरियत होगी और हम अपनी पार्लिमान में जो है इस तरह से हम इलेक्शन करेंगे, ये बनाएंगे, तो गल ख़त्म सी। अब फिर वही तबका बरसर इक़्तिदार आ गया है तारिक रहमान के साथ, जो हसीना वाजिद के पीछे खड़े होके अपने अवाम की खाल खींचता था। और ये इनकलाब यहाँ रुकेगा नहीं। ठीक है, लोग अपने लेसन सीख के अंदर गए हैं, ठीक है, दे विल कम आउट। क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम ऐद सरमायादारी के जवाल में बैठे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो वो आपको हर जगह नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इसके बाद बात करेंगे कि इलेक्शन की तो आपने बात कर दी, जो भुट्टो की फांसी के पीछे क्या कहानी है? भुट्टो की फांसी से पहले भी कहते हैं उन्होंने कुछ बातें भी की। कर्नल रफ़ी ने भुट्टो की फांसी के हवाले से बताया था कि उन्होंने कुछ आखिरी उनके अल्फाज थे। तो ये पूरी मुझे दास्तान सुना दें, किस तरह फांसी हुई, क्या अल्फाज थे? फिर मुलाकात भी एक आप बताते बेनज़ीर की हुई, तो उन्होंने बीच में वो टेबल भी रखा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें ज़िया। देखिए, मैं अब आपको कुछ तारीखी बातें बताऊँ। पहले मैं ये आपको बात एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अधूरा इनकलाब करने वाले अपनी कब्र खुद खोल लेते। अब मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो इक़्तिदार से पहले मुल्तान जा रहे थे, ठीक है, मुस्तफ़ा खर गाड़ी चला रहे थे। इसके रावी मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरी शामों के साथी जो दुनिया में नहीं रहे, मुन्नू भाई थे। मुन्नू भाई अक्सर आप जिक्र करते हैं। हाँ, हनीफ रामे पीछे बैठे हुए थे। वो कहते हैं गाड़ी आगे गई तो मॉब ने रोक लिया। तो खर कहते सर, भुट्टो साहब कहते सर ये आगे नहीं जाने देंगे, आपको बाहर निकल के तकरीर करनी पड़ेगी। भुट्टो साहब निकले, उन्होंने कोट लाया, सुटिया, ओलो ओलो करती हैं। वो कह रहे सोशलिज्म आवे ही आवे,
कहते ऐसे बाजू आते थे कार की विंडो से, सोशलिज्म आवे ही आवे। तकरीर की थी, भुट्टो अंदर बैठा, गड्डी चली तो मनु भाई बताते हैं कि ऐसे हाथ रखा हुआ था ना उसकी सीट पे, कार जो गाड़ी चला रहा था। तो भुट्टो कहते हैं, रामे वी मे नॉट बट दे मीन इट। शायद हमारा ये मतलब ना हो, हाँ बिल्कुल, पर वो ये चाहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब आप उनके चाहने में हाँ मिलाई थी आपने, फिर आपने उनसे वारदात की, तो फिर क्या हुआ? भुट्टो को फांसी लगी, लोग घरों में बैठ के रोए, बाहर नहीं निकले। बिट्रेल हो गया था उनके साथ। जो उसने वादे किए थे, जो उसका मंशूर था, जिसपे उन्होंने उसके खंबे जितवा दिए थे, अंदर जाकर फिर गुलाम मुस्तफा जतोई आ रहे हैं, फिर वही सरमाया, वही लोग आ रहे हैं। ये जो पैकेजेस वाले हैं, इनके अगले दिन मैंने सुन रहा था, इनसे थोड़ी बहुत इंडस्ट्री लेके $100 मिलियन इनको दिया कि ये जरा प्रोजेक्ट शुरू कर दें। जिस तबके, अब मैं आपको आसान लफ्जों में बताऊं कि भुट्टो को फांसी क्यों लगी। जिस तबके को के कमजोर होने की वजह से वो पावर में आए थे, पावर में आके उसी को उन्होंने मजबूत करना शुरू कर दिया। वो कहते हैं ना, सांप को छेड़ो मत, छेड़ो तो छोड़ो मत। देखो ना, आपने सांप से उंगल करा दी है ना, माफी चाहता हूं, तो अब आपने उसको जिंदा छोड़ा तो वो आपको छोड़ेगा? जिस तबके की कमजोरी की वजह से भुट्टो साहब पावर में आए थे, उस तबके को अंदर आके अपने तबके को अबंडन कर दिया। ये चौधरी गुलाम बाज सिंध है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में सेक्रेटरी जनरल था, वो कहता यार सानू फड़ना शुरू करता पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, ते जमात इस्लामी के जेडे मुंडे सन जमीयत दे उन्होंने सपोर्ट करना शुरू करता। तो फिर ये जो बिट्रेल करते हैं, फिर जब आप तारीख से पंगा लेते हैं ना, तो तारीख माफ नहीं करती। तो जब मैं इतना जरूर कहूंगा, जब भुट्टो ने कहा था ना, वी मे नॉट बट दे मीन इट, सब मिलो तारा मसीह की तैयारी उतो ही शुरू होगी सी। ठीक है सर जी, थोड़ा सा बता दें ये कि जब इसने ज़िया को लेके आया, हालांकि ज़िया तो बड़ा जूनियर था, तो इसने कहा कि आके ज़िया जितनी आपको पता है चापलूसी करता था, किस तरह वो हाथ में कोई भी चीज़ लेके आगे खड़ा होता था, और फिर वो जेब के अंदर वो एक नाम भी लिख के डाल दिया था। तो उसके बाद पता चला कि भी कौन सा नाम होगा, तो भुट्टो वो पहले ही ये सारी कहानी सेलेक्ट कर चुका था। तो ज़िया को कैसे लेके आया भुट्टो, और फिर ज़िया ने भुट्टो के साथ क्या किया? देखिए, ज़िया-उल हक मुल्तान में कोर कमांडर था, ठीक है, और भुट्टो के पास दोनों ओहदे थे, वो सदर भी था और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी था, क्योंकि उसने पावर ली थी एक चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर से। अब भुट्टो साहब मुल्तान जाते हैं तो वहाँ कोई कमिश्नर था, उसका नाम मुझे गालिब अहमद, एक बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, फौत हो गए हैं। उन्होंने मुझे ये वाक़या सुनाया। इस वाक़े के सुनने वालों में अब्दुल रऊफ साहब हयात हैं, वो मौजूद हैं, ठीक है, मनु भाई नहीं रहे, और लोगों को मुझे याद नहीं। तो वो ये कहते हैं कि कमिश्नर और कोर कमांडर की लड़ाई होगी। कमिश्नर ने कहा कि जी मिस्टर भुट्टो, सिंस ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो इसकी जो सिक्योरिटी है मेरे ज़िम्मे है। तो कोर कमांडर ज़िया-उल हक कोर कमांडर था, उसने कहा नहीं ये मेरे ज़िम्मे। खैर भुट्टो ने दोनों को बुला लिया, क्या बात है? तो ज़िया-उल हक साहब कहते हैं, सर मुझे नहीं पता कि आपकी सिक्योरिटी जो है वो कमिश्नर साहब ने करनी है या मैंने करनी है। मुझे सिर्फ ये पता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद अगर कोई लीडर मुस्लिम उम्मा को मिला है तो वो आप हैं। भुट्टो है ये वो है जिन्हें बाजी पाल आया सी। ठीक है, अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, भुट्टो साहब बड़े से मजा लिया इस बात का। वो बात ये भी गालिब अहमद ने वाक़या सुनाया है कि ये जो चिट उन्होंने लिख के रखी। एक वाक़या मेरा भी है, मेरी फैमिली में सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे 70 में, वो ज़िया-उल हक के दोस्त भी थे, और ज़िया-उल हक ने उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर लगाया था। रिश्ते में मेरे ताया ही लगते थे, और मेरे वाल साहब भी बड़े भाई थे। उनका मैंने खुद देखा कि भुट्टो साहब सिगार पी रहे हैं, आजकल सिगार पी रहे हैं, और ऐश बढ़ गया। तो वो इस किस्म का भाई वॉज वेरी फॉक्सी। और बस फिर वो भुट्टो की जो सबसे बड़ी, और भी बहुत गलतियां थी, भुट्टो की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने नजरिए से इनराफ किया था। अपने नजरिए से फटे। जब आप नजरिए से इनराफ करें तो आपकी ज़वाल की 100 वजह बन जाती। ज़िया-उल हक ना होता तो ये ना होता तो कोई दूसरा गम होना था। ठीक है सर, भुट्टो पकड़ा गया, गिरफ्तार हो गया, उसके बाद जब बेनज़ीरों से मिलने गई है तो उस वक्त क्या जुल्म और सितम उसके साथ किया गया, और भुट्टो की फांसी से पहले आखिरी अल्फाज क्या थे, और फिर कर्नल रफ़ी ने पहले ही कैसे बता दिया था कि आपको फांसी होने वाली है, फिर भुट्टो को इंतजाम क्यों नहीं कर सका? ये मैं आपको कर्नल रफ़ी ने अपनी किताब में लिखा है। बातों का तो पता नहीं है, मगर जो बात मुझे बेनज़ीर ने बताई, मुझे और मैं और आमिर मीर इकट्ठे थे, ठीक है, वो ये थी कि बीबी बताती हैं, हम इंटरव्यू कर रहे थे, तो मैंने कहा बीबी ज़रा विल यू एक्सप्लेन आपकी जो आखिरी मीटिंग थी जुकाली भुट्टो से, तो वो सारों को सारों रोना शुरू कर दिया।
और हमारा एजाज अहमद फोटोग्राफ स्टिल हम प्रिंट करते हैं ना, ये तो टीवी शीवी दबा दी बिल्कुल। तो हमने मेरे से रोक दिया, मैं कहा यार तस्वीर मत पढ़ो। जब वो रोना बंद हुई तो मैंने कहा, हमने पूछा तो कहती है कि मैं जब भुट्टो साहब से मिलने गई तो उनका जो सेल था, उनकी जो सलाखें थी, सलाखों की परली तरफ एक टेबल था। ठीक है। और मैंने उन्हें कहा कि ये टेबल हटा दो, मैं अपने गले लगना चाहती हूँ अपने बाप को आखिरी दफ़ा। कहती कि उन्होंने नहीं हटाया और मैं सिर्फ उनके हाथ छू सकी आखिरी वक्त। ये तो एक हिस्टोरिकल वाक़या जो मैं एक दो जगह मैंने और भी कोट किया, बीबी ने ये बताया। दूसरा आपने ये सवाल क्या किया था, भुट्टो की मतलब फांसी से पहले बेनज़ीर ने बहुत दुख उठाए, बेनज़ीर ने बड़ी बुरी जेल काटी। लेकिन अब बेनज़ीर के साथ क्या होता है, 10 अप्रैल 1986 को जब बेनज़ीर आती है तो मैं लाहौर में हूँ। ठीक है। मैं उस जुलूस में शामिल हूँ। मैंने तारीख़ इंसान में इतना इंसान बाहर निकला हुआ नहीं देखा। लाहौर की आबादी सिर्फ 30 करोड़ थी, 30 लाख थी और 10 से 12 लाख बंदा सड़ा। ये कहते ना जलसा था, लाख था, 1.5 लाख था, ये क्या जलसा है। 10 अप्रैल 1986 वाला जलसा फिर दोबारा नहीं हुआ पाकिस्तान में। और गवर्नर हाउस पे बेनज़ीर ने यह कहा था कि मैं अगर इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ूँ तो ज़िया-उल-हक भाग जाएगा। इतनी खलकत खुदा उसके साथ थी, मगर वो चूंकि अमेरिका के साथ मुआहदा करके आई थी और उसने जो पीसी में तकरीर की, गालबन ये भी कोई 10-15 अप्रैल 86 की बात होगी, तो उसने एक फिक्रा बोला था, आइडियोलॉजी हैज टेकन द बैक सीट, कि नजरियात पिछली सीट पे बैठ गए हैं। ठीक है। इस पे मुन्नू भाई, उस पे ज़ुबैर राना हमारे दोस्त थे, उन्होंने सवेरे कॉलम लिखा और वहाँ पे एक और वाक़या हुआ। हमारा दोस्त था फर्क सुहेल गुंदी, आज कल भी है, उसने जाके अंदर नारा लगा दिया, वही पुराना अमेरिका को जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। उसको जहांगीर बदर के उसके साथ जो कोई थे लोग, उन्होंने ही कह लें, उन्होंने उसको पीटा। और मैं ज़ुबैर राना और फर्क सुहेल गुंदी बाहर पीसी के लान में बैठे जो है वो मायूसी से देख रहे थे कि यार ये असीर कलाब की। अगले दिन कॉलम लिखा ज़ुबैर राना ने, थैंक यू मिस भुट्टो, लेकिन उसकी सुर्खी ये थी, थैंक यू मिस भुट्टो लेकिन। और फिर मुन्नू भाई ने लिखा कॉलम के, बेगम साहिबा भुट्टो, जब नज़रियात पिछली सीट पे आ जाएं तो मफादात आ गया फ्रंट सीट पे आ जाते। ठीक है। वही कहानी थी। फिर वही पीपल्स पार्टी बर्बाद हुई, वही पीपल्स पार्टी जिसके खंबे जीत जाते थे, आज जो है वो गैर मुस्लिम अक़लीतों से भी कम वोट है, उससे ज़्यादा तो खादम हुसैन रिजवी की पार्टी ले जाती थी यहाँ पे। बिल्कुल खत्म होगी ना, माल आ गया। जब नोट आ जाते हैं वोट चले जाते हैं।